दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन। दोस्तों हमने पहले एक वीडियो बनाया था जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। उस वीडियो में आप सभी का मुझे बहुत प्यार मिला और आप सबने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। इसके बाद आज हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के ऊपर। उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी जानकारी हम आपको कोशिश करेंगे इस वीडियो में देने की। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को जय भीम के नाम से और जानते हैं बाबा साहेब के जीवन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान को चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थी और विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के नाम से भारत सहित पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश नाम से जाना जाता है, वहां स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वो अपने पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई की 14वीं संतान व अंतिम संतान थी। उनका परिवार कबीर पंथ था और मराठी मूल को मानने वाला था और उनका परिवार वर्तमान समय में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमडवे गांव का निवासी था। उनका संबंध हिंदू महार जाति से था जो तब अछूत मानी जाती थी और इस कारण उन्हें शुरू से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। बाबा साहेब के पूर्वज काफी लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए कार्य करते थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और यहाँ काम करते हुए उन्हें सूबेदार का पद मिला था। डॉक्टर अंबेडकर ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साहेब को अपनी जाति के कारण शुरू से ही सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल की पढ़ाई में उन्हें छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। 7 नवंबर सन 1900 को बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में बाबा साहेब का नाम भीवा रामजी आमडवेकर लिखवाया था। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीवा था। उन्होंने उनके मूल उपनाम सकपाल की बजाय आमडवेकर लिखवाया था, जो कि उनके आमडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से ही रखते थे। अतः अंबेडकर के आमडवे गांव से आमडवेकर उपनाम स्कूल में लिखवाया गया था। फिर बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक जिनका नाम कृष्णा केशव अंबेडकर था और वो बाबा साहेब से विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनके नाम से आमडवेकर हटाकर अपना सरल उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया था और तब से आज तक वे अंबेडकर के नाम से ही जाने जाते हैं। बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई चले आए थे। अप्रैल 1906 में जब भीमराव करीब 15 साल के थे तो 9 साल की लड़की जिनका नाम रमाबाई था, उनसे उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं में अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। जब उनकी शादी करवाई गई उस समय भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी
रमाबाई का लंबी बीमारी के कारण सन 1935 में निधन हो गया था। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद बाबा साहेब नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और वे इंसुलिन और होम्योपैथिक की दवाएं ले रहे थे और उपचार के लिए वो बॉम्बे चले गए और वहां वो डॉक्टर शारदा कबीर से मिले, जिनके साथ उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने ही घर पर विवाह किया था। बाबा साहेब के डॉक्टरों ने उनसे एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की थी जो एक अच्छा खाना बनाने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें चिकित्सा का ज्ञान भी हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने डॉक्टर आम्बेडकर से विवाह के बाद अपना नाम सविता आम्बेडकर से अपनाया और पूरे जीवन उनकी देखभाल की। डॉक्टर सविता आम्बेडकर, जिनको माई या फिर माई साहेब के नाम से जाना जाता था, उनका 93 वर्ष की आयु में 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में निधन हो गया था। अब आइए जानते हैं बाबा साहेब के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। डॉक्टर आम्बेडकर के दादा का नाम मालोजी सकपाल था और उनके पिता का नाम रामजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1896 में जब वो 5 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनको बुआ मीराबाई ने संभाला था, जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। मीराबाई के कहने पर ही रामजी ने जीजाबाई से पुनर्विवाह किया था ताकि उनके बेटे भीमराव को मां का पूरा प्यार मिल सके। जब भीमराव 5वीं की अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रमाबाई से कराई गई थी। रमाबाई और भीमराव को 5 संतानें भी हुई थी, जिनमें 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके 4 पुत्रों में यशवंत, रमेश, गंगाधर और राजरत्न और 1 पुत्री इंदु थी। लेकिन यशवंत को छोड़कर बचपन में ही सभी संतानों की मृत्यु हो गई थी। अब आइए जानते हैं बाबा साहेब के गुरु और उपास्य देवताओं के बारे में। बाबा साहेब ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से ही सफल बना है, जिनमें उनके पहले गुरु थे गौतम बुद्ध और दूसरे थे संत कबीर साहेब और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने जिन 3 उपास्य यानी जिन 3 देवता की बात कही थी वो थे, पहला ज्ञान, दूसरा स्वाभिमान और तीसरा शील। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसे अब प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहां 7 नवंबर सन 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में दाखिला लिया था। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन यानी 7 नवंबर को महाराष्ट्र में इसे विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय सभी उनको भीवा कहकर बुलाते थे। उस समय स्कूल में उनका नाम भीवा रामजी आम्बेडकर उपस्थिति पंजिका में क्रमांक नंबर 1914 पर अंकित था। जब उन्होंने अंग्रेजी 4th कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, क्योंकि उस समय ये अछूतों के लिए असामान्य बात थी, इसलिए ही भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता है और उनके परिवार के मित्र और लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट के रूप में दी गई और इसे ही पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से वो बहुत प्रभावित हुए। अब आइए जानते हैं इनकी माध्यमिक शिक्षा के बारे में। बाबा साहेब का परिवार सन 1897 में मुंबई चला गया था, जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1907 में डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से सम्मत था। वे अपने समुदाय से इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1912 तक डॉक्टर आम्बेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक यानी बीए की और साथ ही वो बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम भी करने लगे। 22 साल की आयु में 1913 में डॉक्टर आम्बेडकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां पर उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क शहर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर देने के लिए
3 साल के लिए $11.5 हर महीने बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पर जाने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में उनके पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। उन्होंने जून 1915 में कला स्नातकोत्तर यानी कि MA की परीक्षा पास की, जिसमें प्रमुख विषय अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान ये उनके अन्य विषय थे। उस समय उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए एशियंट इंडियंस कॉमर्स यानी प्राचीन वाणिज्य विषय पर अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया। बाबा साहेब जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके किए काम से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर भीमराव को अपना दूसरा शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए 1916 में उनको दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और फिर अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। उन्होंने अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए सन 1916 में अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की और अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद उन्हें 1927 में अधिकृत रूप से PhD प्रदान की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने 9 मई को एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जो मानव विज्ञान एलेक्जेंडर गोल्डनवेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक के बारे में था और वो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। उन्होंने 3 साल तक की अवधि के लिए जो छात्रवृत्ति मिली थी उसका उपयोग 2 वर्षों में अमेरिका में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किया और फिर 1916 में वे लंदन चले गए। वहां पर उन्होंने ग्रेस इन में बैरिस्टर कोर्स यानी विधि अध्ययन के लिए दाखिला लिया और इसके साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला लिया, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में उन्हें मजबूरन अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। भारत लौटते वक्त उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से दूसरे जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। उनको 4 साल के अंदर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली थी। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में अचानक दोबारा से आए भेदभाव से निराश हो गए थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। उनके एक अंग्रेज जानकार लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। सन 1920 में वो कोल्हापुर के शाहू महाराज और अपने पारसी मित्र के सहयोग से और कुछ निजी बचत के सहयोग से दोबारा इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो गए और 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर यानी कि MSc की डिग्री प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जिसको हिंदी में ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण बोला जाता है, ये खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। सन 1922 में उनको ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की गई और उन्हें ब्रिटिश भारत में बैरिस्टर के रूप में दाखिला दिया गया। इसके बाद उन्होंने सन 1923 में अर्थशास्त्र में DNC यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन यानी रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर आधारित थी। वो अपने लंदन के अध्ययन को पूरा कर भारत वापस लौटते हुए 3 महीने जर्मनी में भी रुके, जहां पर उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बोन विश्वविद्यालय में जारी रखा। समय की कमी के कारण वो विश्वविद्यालय में ज्यादा नहीं रुक सके। बाबा साहेब की तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स यानी LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय से सन 1952 में और डिलीट उस्मानिया विश्वविद्यालय से सन 1953 में सम्मानित उपाधियां थी। अब आइए जानते हैं बाबा साहेब के छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष के बारे में। बाबा साहेब ने यह कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, इसलिए वे उनकी सेवा करने के लिए भी बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव भी नियुक्त किया गया था।
लेकिन वहां पर भी जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें नौकरी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया है। इसके बाद अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के लिए प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने एक लेखाकार के रूप में और एक निजी शिक्षक के रूप में भी कार्य किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। लेकिन ये सभी प्रयास तब विफल हो गए थे जब उनके ग्राहकों को ये पता चला कि ये एक अछूत हैं। इसके बाद वो सन 1918 में मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वहां वो छात्रों के साथ मिलजुल कर या ये कहें कि उनके छात्रों और उनमें घनिष्ठ प्रेम बनाने में वो सफल रहे, फिर भी दूसरे प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन अलग करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम सन 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया था और इस सुनवाई के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। उन्होंने सन 1920 में बंबई से एक साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। ये प्रकाशन बहुत जल्द ही उनके पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए तथा भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए शुरू किया। उनके एक भाषण में, जो कि दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिया गया था, कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत ही प्रभावित किया और फिर डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनका भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल का कारण बन गया। बाबा साहेब ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास था केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ साथ अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने 5 पत्रिकाएं निकाली, जो है मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता। सन 1925 में डॉक्टर अंबेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने का मौका मिला और नियुक्त किए गए और इस आयोग के विरोध में पूरे भारत में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को ज्यादातर भारतीयों के द्वारा अनदेखा कर दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया था। यहां पर महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के शिलालेखों पर खुदवाए गए थे तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1927 में छुआछूत के विरुद्ध एक बड़ा और सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों, पानी पीने के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ साथ अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में जाने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किए। उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया जिसमें महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी उस नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार हो। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए और प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद हैं जो खुलकर जातीय भेदभाव व जातिगत का समर्थन करते हैं, उसकी सार्वजनिक रूप से कड़ी निंदा की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को हजारों अनुयायियों के साथ उनके नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी याद में हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में हिंदू दलितों द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1930 में 3 महीने की तैयारी करने के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह को आरंभ किया। इस आंदोलन में करीब 25,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए थे, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई थी। इस जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था और स्काउट्स का एक बैच था, जिनमें महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चल रहे थे।
लेकिन जब वे द्वार तक पहुंचे तो उस द्वार को ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूना पैक्ट के किस्से के बारे में। अब तक डॉक्टर अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत यानी दलित राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की घोर आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की थी। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में दिखाने के लिए आरोप लगाया था। डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी नाराज थे। उन्होंने अछूतों के समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की थी जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों ही कोई भी दखल न दे। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में 8 अगस्त 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अपनी राजनीतिक सोच को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा को उनकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की भी आलोचना की। उनकी दलित समाज में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते बाबा साहेब को सन 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां पर बाबा साहेब की अछूतों को अलग निर्वाचिका देने के मुद्दे पर महात्मा गांधी से तीखी बहस भी हुई थी और ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत भी हुए थे। धर्म और जाति के आधार पर अलग निर्वाचिका देने के विरोधी महात्मा गांधी ने ये आशंका जताई कि अगर अछूतों को अलग निर्वाचिका दे दी गई तो ये हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। महात्मा गांधी को ये लगता था कि सवर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए कुछ सालों का समय दिया जाना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत साबित हुई जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पूना संधि के कई सालों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन करते रहे। सन 1932 में ब्रिटिशों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को अलग निर्वाचिका देने की घोषणा की थी, जिसमें कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही एक परिणाम था और इस समझौते के तहत ही डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उठाई गई मांग को सही मानते हुए अलग निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की पूरी तरह से आजादी थी। महात्मा गांधी उस समय पूना की येरवडा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने अपने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए इस व्रत को रखते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने तो दलित लोगों के विरोध में इस व्रत को रखा है, जो बहुत ही अफसोसजनक है। जबकि भारत में रह रहे ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी अलग निर्वाचन के अधिकार को लेकर महात्मा गांधी की ओर से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। इस भारत में न जाने कितने ही ऐसे लोगों ने जन्म लिया और वे चले गए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वो महात्मा गांधी की जान को बचाने के लिए दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। उधर महात्मा गांधी के मरण व्रत के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और महात्मा गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी बन गया। देश में इस तरह के बढ़ते दबाव को देख डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर सन 1932 को शाम 5:30 बजे येरवडा जेल में पहुंचे, जहां पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले अलग निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की बात की, लेकिन बाबा साहेब ने कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय इस पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर 148 करवा लिया। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए हर एक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई गई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। डॉक्टर अंबेडकर इस समझौते से बहुत ही नाराज थे,
क्योंकि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ था और उन्होंने महात्मा गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए महात्मा गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1942 में इस समझौते का धिक्कार किया। उन्होंने स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस नामक ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी को व्यक्त किया और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी कई बार धिक्कार सभाएं हुई। अब आइए जानते हैं बाबा साहेब के भारतीय संविधान सभा और भारत का संविधान के बारे में। महात्मा गांधी और कांग्रेस की कड़ी आलोचना के बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी, जिसके कारण ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई और उसने डॉक्टर अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए न्योता दिया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को नए संविधान की रचना के लिए बनाई गई संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत काम आया। डॉक्टर अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे और उन्होंने करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। उस समय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष टी कृष्णामाचारी ने कहा, मैं सदन में बैठे उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, उतना ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा हमें नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है और आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक का देहांत हो गया था और उसकी जगह किसी को नहीं लिया गया। एक अमेरिका में था और उसका भी स्थान अभी तक नहीं भरा गया और एक और व्यक्ति राज्य के अन्य मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद अपने स्वास्थ्य के कारणों से उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि इस संविधान के मसौदे को तैयार करने का सारा भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पड़ गया और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उनके लिए बहुत आभारी हैं। इस कार्य के होने के बाद मैं ऐसा मानता हूं, ये निस्संदेह सराहनीय है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इस पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के ज्यादातर संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए या फिर इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सीधे पहुंचे हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए इस संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक बड़ी श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना इसमें शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए भी व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिए और अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों, कॉलेजों में नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो एक सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से ही भारत की सामाजिक, आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाया गया था और अपने काम को पूरा करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य यानी काम करने लायक है, ये लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। दोस्तों, अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
समान नागरिक संहिता के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध भी करते थे। बाबा साहेब का भारत एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता और उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार लाने की अपनी इच्छा को प्रकट किया। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल यानी हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। इस हिंदू कोड बिल में भारतीय महिलाओं को कई तरह के अधिकारों को प्रदान करने की बात कही गई थी। इसमें उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की भी मांग रखी गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, कैबिनेट और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल सहित एनी सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। सन 1952 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, लेकिन वो उस चुनाव में हार गए। इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले और नारायण सडोबा काजोलकर को 1,38,137 वोट मिले। मार्च 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इसी सदन के सदस्य बने रहे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर सन 1926 से 1956 तक रहा, जिसमें वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कर्तव्यों को काफी गंभीरता से लिया और वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर को 13 अक्टूबर सन 1935 को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया और वहां पर उन्होंने 2 साल तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ का देहांत होने के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर बंबई में बस गए और उन्होंने वहां एक 3 मंजिला बड़े घर जिसका नाम राजगृह था उसका निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी अधिक पुस्तकें थी और वे दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी साल उनकी पत्नी रमाबाई की 27 मई 1935 को एक लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु होने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है वहां जाने का कोई मतलब नहीं। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात भी कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने सन 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। डॉक्टर अंबेडकर 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस समय उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। इसी साल डॉक्टर अंबेडकर ने 15 मई सन 1936 को अपनी एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो कि उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर ही आधारित थी। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को महात्मा गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की और इसके बाद सन 1955 के बीबीसी के साक्षात्कार में उन्होंने महात्मा गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना और अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप भी लगाया था। सन 1942 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसमें दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाया गया था। सन 1942 से 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया।
अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा के बारे में। 10-15 साल हिंदू धर्म में रहते हुए बाबा साहेब ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन सवर्ण हिंदुओं का दिल बिल्कुल भी नहीं बदला। उल्टा उन्हें ही निंदित किया गया और हिंदू धर्म का विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने हिंदू समाज में समानता के स्तर के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह भी किए, लेकिन सब निरर्थक सिद्ध हुए। इस हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का ऐसा मानना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई फायदा नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायियों यानी अछूतों को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर हर बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक ना मिलने देता है। ऐसे धर्म में रहने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने की घोषणा किसी भी तरह की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों की वजह से किया जिनका हिंदू धर्म से बिल्कुल तालमेल नहीं खाता था। नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में 13 अक्टूबर सन 1935 को डॉक्टर अंबेडकर ने बोलते हुए धर्म परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने की बात कही और उन्होंने इसे भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का लालच भी दिया गया, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निस्संदेह वो भी ये चाहते थे कि हमारे दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, लेकिन पराये धन पर आश्रित ना होकर बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से उनकी स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जो मनुष्य और नैतिकता को ही मानता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व भी हो। वो कभी भी ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद और छुआछूत से जकड़ा हो, और ना ही ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास और पाखंडवाद हो। डॉक्टर अंबेडकर की धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद 21 वर्ष तक उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना समय लेने का यही मुख्य कारण था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें, उनके साथ उनके ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी भी धर्मांतरण करें। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें उनको 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता था जो कोई और धर्म में नहीं मिलता था। बौद्ध धर्म प्रज्ञा यानी अंधविश्वास तथा प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, करुणा यानी प्रेम और समता यानी समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं को आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार एक सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र सिर्फ मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान या फिर बौद्धिक तत्व पर आधारित हो। साथ ही उनका यह भी कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, ना कि उसकी उत्पत्ति और उसके अंत की व्याख्या करना। डॉक्टर अंबेडकर जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका यह मानना था कि ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है और ये सभी बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिलती है। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक नियोजन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने ये तर्क दिया था कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश करने पर बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं के रूप में उन पर जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी प्रशिक्षित किया गया था और वो सन 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन गए थे। जब वो एक राजनीतिक नेता बने
तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, और तीसरी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर ही आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1950 के दशक में बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं तथा विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका चले गए। तब डॉक्टर अंबेडकर ने ये घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ये पूरी होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1954 में म्यांमार का 2 बार दौरा किया और दूसरी बार वो रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने आखिरी प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया था और ये उनकी मृत्यु के बाद सन 1957 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी भी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। अगर एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है और अगर उसका धर्म कोई होना चाहिए तो वह धर्म सिर्फ बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के गहन अध्ययन के 25 वर्षों के बाद ये दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण में जा रहा हूँ। मैं बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिन बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वो नवयान है। 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता और कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्थ्य वीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। फिर उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए इस नए बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। डॉक्टर भीमराव जी व उनका परिवार कबीर साहिब की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और कबीर साहिब के ज्ञान को ही आधार बनाकर वो जीवन जीते थे। हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह अलग किया जा सके, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की, जो कि बौद्ध धर्म के दर्शन का ही एक सार थी। ये सभी प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में अंधविश्वास, अवतारवाद का खंडन, श्राद्ध और तर्पण, पिंडदान का परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों में विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले समारोह में भाग लेने, मनुष्य की समानता में विश्वास, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी नहीं करने, झूठ नहीं बोलने, शराब का सेवन नहीं करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित था। डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये वही अनुयायी थे जिन्होंने 14 अक्टूबर के समारोह में भाग नहीं लिया या देर से पहुंचे थे। बाबा साहेब ने नागपुर में करीब 8 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए ही ये भूमि दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तीसरे दिन 16 अक्टूबर को डॉक्टर अंबेडकर चंद्रपुर गए और वहां पर भी उन्होंने करीब 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह सिर्फ 3 दिन में ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथ 11 लाख से अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करके विश्व के बौद्धों की संख्या 11 लाख और बढ़ा दी और भारत में बौद्ध धर्म को दोबारा से पुनर्जीवित किया। इस घटना से कई लोगों एवं बौद्ध देशों में से उनको अभिनंदन प्राप्त हुआ। फिर वे नेपाल में चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने काठमांडू चले गए। काठमांडू शहर की दलित बस्तियों में गए। नेपाल का अंबेडकरवादी आंदोलन इन्हीं दलित नेताओं द्वारा संचालित किया जाता है और नेपाल के ज्यादातर दलित नेता ऐसा मानते थे कि अंबेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। बाबा साहेब ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को 2 दिसंबर सन 1956 को पूरा किया था।
दोस्तों ये तो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बौद्ध धर्म में परिवर्तन को लेकर कुछ जानकारी। अब आइए जानते हैं उनके निधन के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर मधुमेह बीमारी से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहने लगे। इस दौरान उनकी दृष्टि भी काफी कमजोर हो गई। राजनीतिक मुद्दों से परेशान डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य और भी बदतर होता चला गया। सन 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने मानो उनको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर पर हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष 7 महीने की थी। दिल्ली से एक विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर, जिनका नाम राजगृह था, वहां लाया गया। बाबा साहेब का 7 दिसंबर 1956 को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बाबा साहेब के लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। और उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में ही एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन उस कार्यक्रम से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्युपरांत डॉक्टर अंबेडकर के परिवार में बस उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर के बाद बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थी। बाबा साहेब के विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था और डॉक्टर सविता अंबेडकर की 29 मई 2003 को 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। एक स्मारक डॉक्टर अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड पर स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होता है और 1990 में उनके मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती, जो कि 14 अप्रैल को, और महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि यानी मुंबई, दीक्षा भूमि यानी नागपुर तथा भीम जन्मभूमि यानी महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने को इकट्ठे होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का उनके अनुयायियों को ये संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। दोस्तों ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निधन के बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं अंबेडकरवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अंबेडकरवाद डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा, इन सभी के विषय अंबेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार लाना, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जातिमुक्त समाज की रचना करना और भारत देश की प्रगति, ये मुख्य उद्देश्य इसमें शामिल हैं। अंबेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। ये थी अंबेडकरवाद से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित किताबें व उनकी रचनाओं के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी और वे लेखन में भी बहुत रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने अपने घर राजगृह में एक विशाल ग्रंथालय का निर्माण किया था, जहां पर उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। अपने कई तरह के लेखन के द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनके द्वारा लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में शामिल हैं अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेर द शूद्राज, रिडल्स इन हिंदुज्म आदि। 32 किताबें और मोनोग्राफ, जिनमें 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें हैं, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां, इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं हैं। बाबा साहेब को 11 भाषाओं का भी ज्ञान था, जिसमें मराठी, जो कि उनकी मातृभाषा थी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली, ये भाषाएं शामिल हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने
अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया है। बाबा साहेब असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्य रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें उनकी दूरदृष्टि और आगे की सोच की झलक दिखती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर के डीएससी प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से भारत के केंद्रीय बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने डॉक्टर अंबेडकर के सभी तरह के साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। उसके लिए 15 मार्च 1976 को डॉक्टर बाबा साहेब मेटेरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। इसमें सन 2019 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज नाम से 22 खंड इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इनकी पृष्ठ संख्या करीब 15,000 से भी ज्यादा है। इस योजना के पहले खंड का प्रकाशन डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस यानी 14 अप्रैल 1979 को किया था। इन 22 वॉल्यूम्स में से वॉल्यूम 14 को 2 भागों में, वॉल्यूम 17 को 3 भागों में, वॉल्यूम 18 को 3 भागों में और संदर्भ ग्रंथ 2 हैं, यानी कुल 29 किताबें प्रकाशित की गई है। इसके बाद सन 1987 से इनका मराठी में अनुवाद करने का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंडों की लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इन खंडों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई थी और इस योजना के तहत अभी तक 21 खंड हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं। ये 21 खंड महज 10 इंग्लिश खंडों का ही अनुवाद है। इन हिंदी खंडों के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास में है, जिसमें से आधे से भी अधिक साहित्य अप्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है और उनके अप्रकाशित साहित्य यानी जो प्रकाशित नहीं हुए हैं उनमें 45 से अधिक खंड बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों के बारे में जानकारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें उनमें हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट्स यानी जाति प्रथा का विनाश 1936, विच वे टू इमेंसिपेशन 1936, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1936, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स 1945, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945, communal deadlock and a way to solve it 1946, who were the शूद्रास 1946। भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अनुसूचित जनजातियों पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना 1946, द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947, Maharashtra as a linguistic province state 1948, the untouchables who were they are, why they become untouchables 1948, thoughts on linguistic states, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की समालोचना 1955, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म 1957, रिडल्स इन हिंदुज्म, डिक्शनरी ऑफ पॉली लैंग्वेज, द पॉली ग्रामर, Waiting for a Visa 1935 to 1936, A People at Bay, The Untouchable or the Children of India's Ghettos, Can I Be a Hindu, What a Brahmins Have Done to the Hindus, Essays of Bhagavad Gita, India and Communism, Revolutio and Counter-Revolution in Ancient India, The Buddha and Karl Marx, Constitution and Constitutionalism, ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, ऑन फ्रेंचाइज एंड फार्मिंग कॉन्स्टिट्यूशीज 1990,
स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी 1926, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस 1928, स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1928, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1929, a scheme of political safeguard for the protection of the depressed in the future constitution of a self-governing India 1930, the claims of the depressed classes for special representation 1931, franchise and tests of untouchability 1932, the Cripps proposals on constitutional advancement 1942, grievances of the scheduled castes 1942, Caste in India, their genius mechanism and development 1918, Mr. Russell and the Reconstruction of Society 1918, Small Holdings in India and their remedies 1918, Currency and Exchanges 1925, The present problem of the Indian currency 1925, Report of Taxation Inquiry Committee 1926, Thoughts on the reform of legal education in the Bombay Presidency 1936, Rising and fall of Hindu woman 1950, Need for check and balances 1953, बुद्ध पूजा पाठ ये मराठी में है 1956। अब कुछ उनकी प्रस्तावना और भविष्यवाणियां। फॉरवर्ड टू अनटचेबल वर्कर ऑफ बॉम्बे सिटी 1938, फॉरवर्ड टू कमोडिटी एक्सचेंज 1947, प्रीफेस टू द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म 1948, फॉरवर्ड टू सोशल इंश्योरेंस एंड इंडिया 1948, प्रीफेस टू राष्ट्र रक्षक वैदिक सदन 1948। तो ये थी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित किताबें और उनकी कुछ रचनाएं। अब आइए जानते हैं पत्रकारिता के फील्ड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सफल पत्रकार और एक प्रभावी संपादक थे। अखबारों के द्वारा समाज में उन्नति होगी उन्हें यह विश्वास था। वो आंदोलन में अखबार बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई तरह के पत्र एवं 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इनसे दलित आंदोलन को बढ़ाने में बहुत मदद मिली। उन्होंने कहा था कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक अखबार की आवश्यकता होती है और अगर आंदोलन का कोई अखबार नहीं तो फिर उस आंदोलन की हालत उस पंखे के समान होती है जिसके पंख टूटे हुए हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही दलित पत्रकारिता के आधार स्तंभ हैं, क्योंकि वो ही दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक एवं प्रकाशक थे। बाबा साहेब ने अपने सभी पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित किए थे, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था और मराठी वहाँ की जनभाषा यानी मातृभाषा है। कई सालों तक उन्होंने 5 मराठी पत्रिकाओं का संपादक किया, जिनमें मूक नायक 1920, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 और प्रबुद्ध भारत 1956 सम्मिलित है। इन सभी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पान तावड़े ने पहली बार 1987 में भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रकारिता पर पीएचडी के लिए शोध प्रबंध लिखा था। उन्होंने इसमें लिखा था कि इस मुक नायक के बहिष्कृत भारत के लोगों को प्रबुद्ध भारत में लाया। बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। अब आइए जानते हैं बाबा साहेब के मुक नायक पत्र के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नामक अपना पहला मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया। इसके संपादक डॉक्टर अंबेडकर व पांडुराम नंदराम भटकर थे। इस अखबार के पहले भागों पर संत तुकाराम के वचन थे। इस पत्र के लिए कोल्हापुर संस्थान से छत्रपति शाहू महाराज द्वारा 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी उन्हें मिली थी। ये मूक नायक हर तरह से मूक दलितों की आवाज थी, जिसमें उनकी पीड़ाएं बोलती थी। इस पत्र ने दलितों के एक नई चेतना का संचार कर दिया था तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने को उकसाया था।
डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई के लिए विलायत गए और ये पत्र आर्थिक अभावों के कारण 1923 में बंद हो गया, लेकिन ये अपने उद्देश्य में कामयाब रहा। अब जानते हैं इनके दूसरे पत्र बहिष्कृत भारत के बारे में। मूक नायक पत्र के बंद होने के बाद कम समय में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत को निकाला। इसका संपादन वे खुद करते थे। ये पत्र बंबई से प्रकाशित होता था। इसके द्वारा वे अछूतों की समस्याओं और शिकायतों को सामने लाने का कार्य करते थे और साथ ही अपने आलोचकों को जवाब भी देते थे। इसके एक संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि अगर बाल गंगाधर तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो शायद ये नारा नहीं लगाते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि ये कहते कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पत्र ने भी दलित जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पत्र के पहले भागों पर संत ज्ञानेश्वर के वचन थे। इसके कुल 34 अंक निकाले गए थे और आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये नवंबर 1929 को बंद कर दिया गया था। अब आइए जानते हैं उनके तीसरे पत्र समता के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने 29 जून 1928 में समता यानी हिंदी में समानता पत्र शुरू किया। यह पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज समता संघ यानी समता सैनिक दल का मुखपत्र था। इसके संपादक के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने देवराव विष्णु नाइक को नियुक्त किया था। अब जानते हैं इनके चौथे पत्र जनता के बारे में। समता पत्र के बंद होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इसका पुनः प्रकाशन जनता के नाम से शुरू किया। 24 फरवरी 1929 को इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया था और 31 अक्टूबर सन 1930 को यह साप्ताहिक बन गया था। 1944 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें आम ही शासन करती जमात बननार यानी हम शासक कौम बनेंगे इस शीर्षक से प्रसिद्ध लेख लिखा। इस पत्र के माध्यम से बाबा साहेब ने दलितों की समस्याओं को उठाने का कार्य किया और फरवरी 1956 तक यानी कुल 26 साल तक ये पत्र चलता रहा। अब आइए जानते हैं बाबा साहेब के 5वें पत्र प्रबुद्ध भारत के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने 5वीं बार 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत पत्र शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जनता पत्र का नाम बदलकर इसे प्रबुद्ध भारत कर दिया था। इस पत्र के पहले भाग पर अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्र छपता था। बाबा भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद ये पत्र बंद हुआ। 11 अप्रैल 2017 को महात्मा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने प्रबुद्ध भारत को एक नए सिरे से शुरू करने की घोषणा की थी और 10 मई 2017 को इसका पहला अंक प्रकाशित भी हुआ। इन अखबारों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों से अछूत को जागृत किया, जिससे दलितों की सोच व जीवन में काफी परिवर्तन आया। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस यानी कि 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस घोषित किया। राज्य के सभी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इतने विद्वान होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर एक विद्यार्थी बनकर रहे। इस दिन महाराष्ट्र के सभी स्कूलों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित निबंध, प्रतियोगिताएं, क्विज, कंपटीशन, कविताएं सहित विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस, हिंदी में राष्ट्रीय कानून दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहला औपचारिक संविधान दिवस मनाया गया। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध ध्वज यानी कि भीम ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जय भीम ये अंबेडकरवादी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अभिवादन वाक्यांश है। जय भीम का मतलब है भीमराव अंबेडकर की जीत हो या फिर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। ये वाक्यांश डॉक्टर अंबेडकर के एक अनुयायी बाबू L.N. हरदास द्वारा बोला गया था। बाबू L.N. हरदास ने भीम विजय संघ के श्रमिकों की मदद से अभिवादन करने का इस तरीके को बढ़ावा दिया। नीला रंग डॉक्टर अंबेडकर का एक प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर को नीला रंग बहुत प्रिय था, क्योंकि ये रंग समानता का प्रतीक है और आकाश का रंग भी नीला है।
जो उसकी व्यापकता को दिखाता है। इसलिए ही बाबा साहेब की प्रतिमा हमेशा नीले रंग के कोट में दिखती है। 1942 में जब उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी की स्थापना की थी, तब उस समय पार्टी के झंडे का रंग भी नीला था। इसके बाद जब उन्होंने 1956 में पुरानी पार्टी को बंद कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, तब भी इसी नीले रंग के झंडे का इस्तेमाल किया था। बाबा साहेब ने ये रंग महाराष्ट्र के सबसे बड़े दलित वर्ग महार के झंडे से लिया था और अब ये बौद्ध धर्म का अशोक चक्र वाला नीला झंडा डॉक्टर अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह बन गया है। भीमायन, एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदी में भीमायन, छुआछूत का अनुभव। ये पारदन गोंड कलाकार दुर्गाबाई व्याम, सुभाष व्याम, लेखकों श्रीविद नटराजन और एस आनंद द्वारा निर्मित डॉक्टर आम्बेडकर की एक ग्राफिक जीवनी है। इस किताब में डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा बचपन से वयस्कता तक छुआछूत के सभी अनुभवों को दर्शाया गया है। 1920 में लंदन में छात्र के रूप में रहने वाले डॉक्टर आम्बेडकर जिस मकान में रहे थे, उस 3 मंजिला मकान को महाराष्ट्र सरकार ने एक संग्रहालय में परिवर्तित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर मेमोरियल में बदल दिया है और इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 नवंबर 2015 को किया गया था। दोस्तों, लखनऊ में भी बना अंबेडकर उद्यान पार्क उनकी ही याद में समर्पित है। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक में अंबेडकर की एक कांस्य प्रतिमा है। इस पर लिखा है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। भारतीय डाक ने 1966, 1973, 1991, 2001 और 2013 में उनके जन्म दिवस को समर्पित डाक टिकट भी जारी किए थे और 2009, 2015, 2016 और 2017 में उन्हें अन्य टिकटों पर भी चित्रित किया था। दोस्तों, वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन गूगल ने 14 अप्रैल 2015 को अपने होम पेज डूडल के जरिए डॉक्टर अंबेडकर के 124वें जन्मदिन का जश्न मनाया था। भारत सरकार ने सन 1990 में डॉक्टर अंबेडकर की 100वीं जयंती मनाने के लिए उनके सम्मान में 1 रुपये का सिक्का जारी किया था। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 10 रुपये, 125 रुपये के सिक्के 2015 में प्रचलन तौर पर जारी किए गए थे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को विदेशों में दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का भी निर्णय लिया है और इस फिल्म का शीर्षक होगा मूक नायक, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के पहले अखबार का नाम था। इस फिल्म को ऑल टाइम प्रोडक्शन नामक एक निजी कंपनी बनाएगी। तो ये थी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बौद्ध ध्वज यानी भीम ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बनी फिल्मों के बारे में जानकारी। डॉक्टर अंबेडकर की जीवन और विचारों पर कई तरह की फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें भीम गर्जना, इस फिल्म का निर्देशन विजय पवार द्वारा सन 1990 में हुआ था और ये एक मराठी फिल्म है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका कृष्णानंद ने निभाई थी। इसके बाद बालक अंबेडकर, इस फिल्म का निर्देशन बसवराज केथुर द्वारा 1991 में हुआ था। ये एक कन्नड़ फिल्म थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका चिरंजीवी विनय ने निभाई थी। इसके बाद युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इस फिल्म का निर्देशन शशिकांत नालवडे द्वारा सन 1993 में हुआ था। ये फिल्म मराठी फिल्म थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका नारायण दुलाके ने निभाई थी। अगली फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इस फिल्म का निर्देशन जब्बार पटेल द्वारा सन 2000 में किया गया था। ये इंग्लिश फिल्म थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका मामूट्टी ने निभाई थी। अगली फिल्म डॉक्टर BR अंबेडकर, इस फिल्म का निर्देशन शरण कुमार कब्बूर द्वारा सन 2005 में किया गया था और ये फिल्म कन्नड़ फिल्म थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका विष्णुकांत बी ने निभाई थी। अगली फिल्म तीसरी आज़ादी, इस फिल्म का निर्देशन जब्बार पटेल द्वारा सन 2006 को किया गया था। ये एक हिंदी फिल्म थी। अगली फिल्म राइजिंग लाइट, ये फिल्म सन 2006 में डॉक्टर अंबेडकर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। अगली फिल्म रमाबाई भीमराव अंबेडकर, ये फिल्म रमाबाई अंबेडकर के जीवन पर आधारित थी और फिल्म का निर्देशन प्रकाश जाधव द्वारा निर्देशित सन 2010 को किया गया था और ये एक मराठी फिल्म थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका गणेश जेठे ने निभाई थी।
अगली फिल्म शूद्रा द राइजिंग। ये फिल्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है और इस फिल्म का निर्देशन प्रकाश जाधव द्वारा सन 2010 को हुआ था। ये एक हिंदी फिल्म थी जिसमें जय जय भीम गीत भी है। अगली फिल्म द जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध। ये हिंदी फिल्म सन 2013 में बनी थी जो डॉक्टर अंबेडकर के भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ पर आधारित है। अगली फिल्म रमाबाई। इस फिल्म का निर्देशन एम रंगनाथ द्वारा सन 2016 में हुआ था। ये कन्नड़ फिल्म है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका सिद्धराम कर्णिक ने निभाई थी। अगली फिल्म बोले इंडिया जय भीम। इस फिल्म का निर्देशन सुबोध नागदेवे द्वारा सन 2016 को किया गया था और ये एक मराठी फिल्म है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका श्याम भीमसारिया ने निभाई थी। अगली फिल्म शरणम गच्छामि। इस फिल्म का निर्देशन प्रेमराज द्वारा सन 2017 को किया गया था। ये एक तेलुगु फिल्म है जो भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित है। इस फिल्म में अंबेडकर शरणम गच्छामि नामक गीत है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की भी भूमिका दिखाई गई है। अगली फिल्म बाल भीमराव। इस फिल्म का निर्देशन प्रकाश नारायण ने सन 2018 में किया था। ये एक मराठी फिल्म है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका मनीष कांबले ने निभाई थी। अगली फिल्म रमाई। ये बाल बरगले द्वारा निर्देशित एक आगामी मराठी फिल्म है जो अभी आने वाली है। अगली फिल्म पेरियार। ये पेरियार के जीवन पर आधारित और इस फिल्म का निर्देशन ग्राना राजशेखरन ने 2007 को किया था। ये तमिल फिल्म है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका मोहन रान ने निभाई थी। ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बनी फिल्मों के बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत सन 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया था। इस पुरस्कार को बाबा साहेब की पत्नी सविता अंबेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के 99वें जन्म दिवस यानी 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया था और ये पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में आयोजित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1952 में डॉक्टर ऑफ लॉज यानी कि LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1953 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी कि D.Litt की उपाधि उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत से दी गई थी। अब आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित स्मारक और उनके संग्रहालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में विश्व भर में कई वास्तु स्मारक एवं संग्रहालय बनाए गए हैं। कई स्मारक तथा संग्रहालयों में उनकी विभिन्न चीजों का संग्रह है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय यानी शांतिवन, ये चिचोली गांव जिला नागपुर में स्थित है। यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर के निजी उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं। डॉक्टर आम्बेडकर मणि मंडपम, ये चेन्नई में है। आम्बेडकर मेमोरियल पार्क, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। भीम जन्मभूमि, ये डॉक्टर आम्बेडकर की जन्म स्थली है। ये मध्य प्रदेश के महू नगर में स्थित है। डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, ये नई दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, डॉक्टर BR आम्बेडकर मेमोरियल पार्क, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ये मुंबई महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 450 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनने वाली है। चैत्य भूमि, ये मुंबई महाराष्ट्र में डॉक्टर आम्बेडकर की समाधि स्थली है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कोयासन विश्वविद्यालय जापान। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्मारक, ये लंदन में है। यहाँ पर लंदन में पढ़ाई के दौरान बाबा साहेब सन 1921 से 1922 तक यहाँ रहे थे। डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ये दिल्ली में स्थित है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक, ये एरोली मुंबई महाराष्ट्र में है। राजगृह यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर मुंबई में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संग्रहालय और स्मारक, ये पुणे में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, ये महाड़ महाराष्ट्र में है। यहाँ पर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्ति भूमि स्मारक, ये येवला नासिक में स्थित है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। और आखिरी दीक्षा भूमि, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये थी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हमने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शुरू से लेकर अंत तक सभी विषयों पर जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय भीम।